नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में है कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाए तो किस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा कदम भी हो सकता है, साथ ही इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां भी आ सकती है। उस बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे एक विस्तृत रूप में। उसके बाद में जो आज का हमारे दूसरा आर्टिकल है ये यूएपीए के बारे में है। यूएपीए से संबंधित हाल ही में एक जजमेंट आया है, उसी को लेकर यूएपीए पे जो डिबेट एक लंबे समय से चलते आ रहा है उससे फिर आगे यहाँ पे मिली है, वो फिर चर्चा में आया है, तो उस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है ये बात करता है गरिमा की मृत देह जो होते हैं उनकी गरिमा की, कि आपकी मृत्यु के बाद में भी आपके पास में अधिकार होता है डिग्निटी का। तो उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव, दूसरी लहर में हमको बहुत ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो कि यहाँ पे हमारी रूह को हिलाने में काफ़ी थी। तो इसी बारे में बात करेंगे कि मृत देह को यहाँ पर उनका कैसा अंतिम संस्कार होना चाहिए, मतलब अर्थात कैसे हमें इनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ लीगल फ्रेमवर्क होने की ज़रूरत है क्या, और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर आप जुड़कर मुझसे अगर कोई आपका प्रश्न हो, कोई फीडबैक हो या कुछ भी चर्चा हो तो हम वहाँ पे जुड़ के कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू की ओर। वो यह है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये किसके द्वारा चलाया जाता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन ए है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, या ऑप्शन डी ये सभी। इनमें से कोई भी नहीं, माफ कीजिएगा। तो आपको आपका जो भी उत्तर हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ सेक्टर पे अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या प्रभाव डाल सकती है, अर्थात इससे क्या फायदे हो सकते हैं, उसी के साथ इससे जुड़े हुए क्या चुनौतियां हो सकती है, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया हुआ है, उसे स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लॉ के संबंध में, करंट अफेयर्स के संबंध में बहुत से अच्छे आपको वहाँ पे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ में आप चाहे तो इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, रील्स और इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स आपको मिलेंगे। तो लॉ सीखो जुडिशरी, लॉ सीखो क्लैट प्रेप या यूजीसी नेट, इनमें से किसी भी चैनल पे आप जुड़ सकते हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल पे बात करते हैं, जो कि हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी अगर आती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये समाचार में इसीलिए महत्वपूर्ण हुआ है और इसलिए आया है क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि महामारी के दौर में काफ़ी ज़्यादा हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उन्होंने अपने जीवन से हाथ धोया है, उन्होंने अपनी जीवन यहाँ पर कुर्बान किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते, अगर हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते तो इन सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो उसी की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर हम अभी की स्थिति देखें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने इस और काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इनोवेटिव फील्ड हॉस्पिटल जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल कोविड-19 केयर में जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं। उसके साथ में अगर हम हमारे पड़ोसी देश चीन की बात करें तो इन्होंने भी 5G पावर टेम्परेचर सेंसर डिवाइसेस लगाए। उसके साथ में यहाँ पे रोबोट के द्वारा हार्ट बीट और ब्लड ऑक्सीजन जो है वो मापा जाता है ब्रेसलेट्स या रिंग से, जिसमें बार बार हेल्थ केयर वर्कर को यहाँ पर कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके पास में संपर्क यहाँ पर नहीं करना होता है, क्योंकि ये काम रोबोट कर देते हैं। तो यहाँ पर भारत में क्या स्थिति है? भारत में जैसे पिछली वेव जब हमारी चल रही थी तभी हमारे राजस्थान जयपुर का सवाई मान सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन्होंने भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की तैयारी करी। उसके ट्रायल्स भी हुए कि वो किस प्रकार से पेशेंट जो है उन्हें खुद ही रोबोट जाके मेडिसिन दे सकता है,
भोजन दे सकता है, तो अपने आप में ये ट्रायल भी एक बहुत अच्छा कदम था। तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले इंटरपोरेबिलिटी जो एक चैलेंज रहता है, जो अलग अलग जगह पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि आप जैसे इलाज करवाते हैं तो बहुत अलग अलग जगह का यहाँ पर आपको अनुभव आता है। कई जगह आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिपीट हो जाता है, डॉक्टर को आपका पुराना हिस्ट्री नहीं पता होता है, तो उस हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे पाता है, जिससे आपके स्वास्थ्य पे उतना उसका असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन पद्धति जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पेशेंट बेस्ड सर्विसेज जो है जो मरीज आधारित जो सेवाएं हैं उन्हें सुधारा जा सकता है। उसके अलावा एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। उसके अलावा मेडिकल ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो भी हम बना सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं, जो डिलीवरी है वो और अच्छी तरीके से हो सकती है। तो इसके बड़े फायदे क्या है, बड़े अगर हम मोटे तौर पे देखें तो सबसे पहले यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य का जो फायदा है, स्वास्थ्य सेवाओं का जो फायदा है वो सभी को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक डेटा बना सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, उससे आप जिस एरिया में सर्विसेज नहीं पहुंच रही उन पर टारगेट कर सकते हो और उस पर वैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मदद मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्रॉस डिजिटल डिवाइड जो है और जो इंश्योर इंक्लूजन है ये भी देखने को हमें मिल सकता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा हमको यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी का डिवाइड देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो इससे दो मुख्य फायदे हो सकते हैं। एक तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो भी गांव तक पहुंच सकती है, उसके साथ में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी रिमोटली हो सकता है। जैसे CSC ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके द्वारा ये एक जो पोर्टल बनाया गया है, इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेवाएं दी जाती है। तो टेली हेल्थ भी इसके माध्यम से दिया जाता है। तो मतलब आप ये समझिए कोई दूर दराज किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी मुंबई या दिल्ली जैसे महानगर में बैठे डॉक्टर से यहाँ पर सलाह ले सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। ऐसी सरकार के कदम उठाए गए हैं, बहुत अच्छे कदम हैं और आगे आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहते हैं, तो इससे हमारे देश को बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स रहते हैं जो अपना लोकल लेवल पे ही प्रैक्टिस करते हैं, इनकी इंडिजीनियस तरीके से ये अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा उनका लोकल नॉलेज भी होता है, जैसे आयुर्वेद से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पर्टिकुलर एक लोकेशन में मिलती है, जिसका लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी नॉलेज इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ में मॉडर्न नॉलेज भी अगर दिया जाए कम्युनिटी वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, तो सोचिए यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल नॉलेज, उसके साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो अंत में इसका जो निष्कर्ष होगा ये मनुष्य के लिए ही सबसे अच्छा, फायदेमंद, नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब बात ये आती है कि इससे जुड़ी हुई समस्या क्या है। तो समस्या है, अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले मापदंड जो हम एक सेट कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, एक मानक बना सकते हैं, वो सब दूर बराबर स्तर पर होना ज़रूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमको जैसे पता है हमारे शहर जो है ये तो टेक्नो सेवी है, लेकिन हमारे गाँवों में अभी तक ऐसे बहुत से गाँव हैं जिनमें कुछ समय पहले ही बिजली आई है। तो इंटरनेट तो बहुत पीछे छूट गया, कुछ उपकरण, मोबाइल और लैपटॉप जैसे उपकरण तो बहुत पीछे छूट गए। तो इन चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके बाद में बात ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बात आती है। हमारे बहुत से मंत्रालय, हमारे केंद्र, हमारे राज्य, इनमें सामंजस्य बिठाने में कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमको यहाँ पर संगठनात्मक रूप में भी एक मजबूत सिस्टम लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डेटा कलेक्ट किया जाएगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डेटा एनालिटिक्स होगा, इसका अर्थात है डेटा कलेक्ट किया जाएगा लोगों से। अब हमारे देश में अगर देखें तो डेटा प्रोटेक्शन कोई भी लॉ नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आप डेटा कलेक्ट करते भी हैं तो आप निजता का अधिकार लोगों का बना के रखें, उसके साथ में डेटा की सुरक्षा के लिए भी बराबर कदम उठाएं, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा निवेश करने की आवश्यकता होगी। तो ये भी अपने आप में एक समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पिछले कुछ समय से, पिछले 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा ये चरमराई हुई है। चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि UAPA के बारे में बात करता है। UAPA के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों को जेल में डाला जाता है, और जब CAA का आंदोलन हुआ
तो इसको देखते हुए काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें जो एक बड़ा वर्ग था ये विद्यार्थी वर्ग था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में जो 3 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के अंतर्गत, उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया। ये स्टूडेंट भी थे और साथ में एक्टिविस्ट भी थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ये कोर्ट का कदम है, ये न्यायपालिका का कदम है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी रिजीम है, जो सत्ता है, सत्ता को ये चुनौती है कि आप एक डेमोक्रेसी पे हैं, आप आपकी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूएपीए, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसे बनाया गया था टेररिज्म, आतंकवाद को एड्रेस करने के लिए। उससे अगर कोई आतंकवाद करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको देखते हुए ये कानून लाया गया था। लेकिन समय के साथ में ये साबित हुआ है कि इस कानून से जितने फायदे नहीं हुए हैं, जितने लोगों को यहाँ पर सजा नहीं हुई है, उससे ज़्यादा निर्दोष लोगों को यहाँ पे इस कानून के कारण जूझना पड़ा है। तो यहाँ पर इस कानून की धारा 43(5) सेक्शन 43(d)(5) इसमें कहा गया है कि अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपकी बेल रिफ्यूज हो जाएंगी, आपको बेल पे रिलीज जो किया जाता है वो प्रिवेंट किया जाता है इस धारा के अंतर्गत। अगर यहाँ पे जो पुलिस की केस डायरी होती है और उसमें ऐसा आरोप दिखता है जिससे प्रथम दृष्टि या प्राइमा फेसी ये रीजनेबल ग्राउंड होता है कि एक्यूजेशन सही है, तो उस आधार पे यहाँ पर बेल डिनाई की जा सकती है और बेल का अधिकार नहीं हो पाता है यहाँ पर आरोपी का। तो बात की गई है, राइटर ने बताया है कि जो सेक्शन 43(d)(5) है ये केवल वन साइडेड एविडेंस है। मतलब यहाँ पर जो हमारा साक्ष्य है उसको केवल एक तरफ ही देखता है, जो प्रोसिक्यूशन है केवल उसी साइड देखता है। यहाँ पर जो कल्प्रिट, यहाँ पर जो आरोपी है उसका साइड नहीं देखा जाता है। और हमारे क्रिमिनल सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही है, हमारे देश की न्यायपालिका में न जाने कितने मामले लंबित है। कोविड के पहले की बात करें तो करीब 3.5 करोड़ केसेस जो है हमारी न्यायपालिका में लंबित पड़े हुए थे। और ये अंदाजा है कि कोविड खत्म होते होते जब कोर्ट का नॉर्मल फंक्शन चालू होगा तो करीब करीब ये संख्या 4 करोड़ तक चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुख्य जजमेंट है, इस जजमेंट में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम बम्बानी ने यहाँ पर बताया है कि सबसे पहली बात इन्होंने सेक्शन 43D की ही करी है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो बेसिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट होता है। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें सेक्शन 5 में जो टेररिज्म की जो आतंकवाद की डेफिनेशन दी गई है तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेग है और ये एक लाइसेंस प्रदान कर देते हैं जिसमें किसी भी तरीके की जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसको वो अपने अंदर समा सकता है और किसी भी आप गतिविधि को टेररिज्म करार कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर बताया गया है कि यूएपीए में जो टेररिज्म का डेफिनेशन है इसको डिफाइन करना, इसको स्पेसिफिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्रोटेस्ट हो रही है या चक्का जाम हो रहा है तो आप उसी में उठा के यूएपीए लगा देते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सिटीजन का जो सिविल राइट है ये भी प्रोटेक्ट हो, उसके साथ में एंटी टेररिज्म लॉ भी बना रहे, तो एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तो उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और दोहराई गई कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है अगर वो प्रोसिक्यूशन भी चला रही है तो यहाँ पर ये न्यायपालिका की स्क्रूटनी के अंदर होगा कि वह लॉ के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, डेमोक्रेसी के सिद्धांत तो हमारे संविधान के सिद्धांत के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये एक हमेशा से महत्वपूर्ण चीज़ रहेंगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज इस जजमेंट्स में आया है। यूएपीए आने के पहले हमारे देश में और भी कानून हो चुके हैं इस तरीके के। जैसे 2004 में यूएपीए आया, उसी वर्ष पोटा कानून हुआ करता था जो 2004 में अबॉलिश करके फिर यूएपीए लाया गया। उसके अलावा इससे पहले टाडा लॉ भी हुआ करता था जो 1995 में अबॉलिश कर दिया गया था। चलिए, जो हमारे आज का तीसरा आर्टिकल है ये मृतदेह जो होते हैं, जो यहाँ पर हमें जिस प्रकार से मृतदेह की एक असम्मान कहीं ना कहीं देखने को मिला कोविड की सेकेंड वेव में, उसी पर यह आर्टिकल बात करता है कि जो मृतदेह है उनके पास में भी अधिकार है। जैसे एक जीवित मनुष्य के पास अधिकार होता है गरिमा का, उस तरीके से जो मृतदेह है, जो डेड बॉडी है, उसके पास में भी ये अधिकार है। तो यहाँ पर बात की गई है कि ज़रूरत है एक डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की। अब डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है, क्या ये अपने आप में बिल्कुल नया कंसेप्ट है? नहीं उत्तर, क्योंकि 2020 में WHO ने
एक मैनेजमेंट गाइडलाइन इशू करी थी और जो सेंटर और स्टेट के द्वारा फिर बाद में उस गाइडलाइंस का पालन किया गया था और उन्होंने भी अपने केंद्र और राज्यों के स्तर पर गाइडलाइंस बनाई थी। लेकिन ये गाइडलाइंस जिस तरीके से धराशायी हुई है सेकेंड वेव में, वो हम किसी से भी छुपा नहीं है। तो यहाँ पर उसके अलावा ये भी कारण दिया गया है, WHO ने तो आपको बताया है कि मैनेजमेंट गाइडलाइंस बनाइए। उसके अलावा अगर हम हमारे देश का कानून देखें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में रिवर को, गंगा को एक लीगल पर्सन माना था। लीगल पर्सन मतलब जिसके पास में सारी कानूनी राइट्स होती है। तो आप इस तरीके से सोचिए कि जब रिवर के पास में यहाँ पर लीगल पर्सन है और उसमें डेड बॉडी डंप की जा रही है, ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन यही हकीकत है कि यहाँ पर डेड बॉडीज को यहाँ पर नदियों में फेंका गया। तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी जो है, जो पारिस्थितिक तंत्र है नदियों का, उसके लिए भी बहुत खतरनाक है और उसे भी नष्ट करता है। उसके अलावा अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो यहाँ पर गरिमा और निजता का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 देता है, ये उसके भी बिल्कुल अगेंस्ट है। क्योंकि बहुत से ऐसे जजमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के, जिसमें ये कहा है कि जो राइट एक जीवित मनुष्य को होता है वही राइट्स यहाँ पर जो मृतदेह है उसे भी, जो डेड बॉडी है उसे भी होता है। तो यहाँ पर उनका क्रीमेशन है, दाह संस्कार है, वो गरिमापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर कुछ और एक्शंस भी लिए गए और कुछ कदम भी है वो बताए गए हैं। तो क्या स्टेप्स लिए गए? जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ यूपी और बिहार की राज्य सरकारें हैं, इन्हें नोटिस भी इशू करे हैं और इन्हें पूछा है कि ये स्थिति क्यों देखने को मिली। उसके साथ में मई महीने में भी यहाँ पर NHRC ने कहा है कि जब भी आप डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप इनको पूरी गरिमा से ले जाएं, आप इनका ढेर बना के नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो यहाँ पर क्या स्टेप लेने की जरूरत है, क्या कदम उठाने की जरूरत है? तो सबसे पहले बताया गया है कि जो NHRC है, उन्हें NHRC की रिकमेंडेशन जिस तरीके से दी गई है, WHO की जो गाइडलाइन है, उसी की बेस पर एक कानून, एक लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा कई बार देखने को मिलता है कि डेड बॉडी की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आप एक फोटोग्राफिक डेटाबेस बनाएं। जैसे कल को अगर इनके कोई परिजन आते हैं तो कम से कम इनको पता तो रहे कि इनके जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी के साथ में क्या हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक मानवीय कदम होगा। उसके अलावा वह व्यक्ति जो क्रीमेशन सेंटर में, जो यहाँ पर जो हमारे अंतिम संस्कार में मदद करते हैं, हमारी जो शमशान भूमि पर होते हैं, कब्रिस्तानों में होते हैं, जो दाह संस्कार में मदद करते हैं, बॉडी को हैंडल करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी हाइजीन के लिए भी एक प्रोटोकॉल होना जरूरी है। तो ये एक पूरी विस्तृत चर्चा थी कि क्यों गरिमा का अधिकार जो है वो एक डेड बॉडी को भी होता है। उसके साथ में अगर हम देखें तो ये आर्टिकल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन वही कोविड-19 की डेथ का अगर नंबर देख के तो ये अपने आप में काफ़ी कम बना रहा। भोपाल में जिस तरीके से जिनने कोविड-19 डेथ हुई उससे 24 गुना ज़्यादा लोगों का दाह संस्कार किया गया। गुजरात में 17, गुजरात के भरूच में ये 17% ज़्यादा था और लखनऊ में 3 गुना था, वडोदरा में 21 गुना था और जामनगर में तो जितने यहाँ पर नंबर्स बताए गए कोविड डेथ की, उससे 100 गुना ज़्यादा क्रीमेशन हुआ है। तो अपने आप में सरकारों पर ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा करता है, लेकिन अब ठीक है, समय के साथ में यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि एक कानूनी अमली जामा पहनाना भी इस बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।